वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो आरओ का री एग्जाम आपका कब है? 27 जुलाई को। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इस चैनल पे एकदम शुरुआत से तैयारी जो है स्टार्ट होने जा रही है आपकी आरओ री एग्जाम के लिए। अगर देखो आपका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमें जो है कट ऑफ निकालना है किसी भी हालत में आरओ का, और आपके अंदर जिद है कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो इस चैनल पे आप सब के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, साथ में अभी इंडियन पॉलिटी जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी पहली वीडियो है आपकी। आप एक चीज ये समझो, इस चैनल को फॉलो करके आप आराम से कट ऑफ जो है निकाल सकते हो। अब देखो इंडियन पॉलिटी आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अब वो 1.5-2 महीना इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन आरओ के लिए आप ये समझो इंडियन पॉलिटी को 1.5-2 महीने पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। 15 दिन में आपका पॉलिटी जो है अच्छे से कंप्लीट हो सकता है आरओ री एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आरओ का। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नई जर्नी जो है स्टार्ट होने जा रही है। इस चैनल को डेली फॉलो करते रहा करो। साथ में अगर आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है। उसको भी आप, उसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन द फॉलोइंग एरिया। अब देखो जितने भी भाग है ना, पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें बात ये हो रही है भैया, संविधान का हमारा भाग 9A जो है, उसमें आपको पता है जो स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करी गई है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है इसमें किसको संवैधानिक संवैधानिक आधार जो है प्रदान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र आते हैं 9A में, या शहरी क्षेत्र आते हैं। तो भैया इसके लिए हम लोग पार्ट्स देखते हैं। अब देखो आपको ये दिखेगा पार्ट 9 जो हमारा भाग 9 है। भाग 9 आपको समझ में आएगा कि ये किसको किसको लेके, पंचायत को लेके। और भाग 9A ये है हमारे नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी को लेके, हिंदी में भी देख सकते हो। 9 है भैया हमारा पंचायत, और 9A है नगर पालिकाओं को लेके। तो इसमें आपका भैया करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 9A का कौन सा होना चाहिए? ये है हमारा शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया। करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पार्ट 9 होता तो फिर ग्रामीण क्षेत्र करते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, अब इसमें बात हो रही है भैया, हमारे देश में कावेरी नदी है, आपको पता है सबसे साउथ में आपको दिखेगी कावेरी नदी जो है बह रही है। अब जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनमें सबसे साउथ में जैसे कौन कौन सी, इधर आपको दिखेगी महानदी, फिर है आपकी गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, फिर है कृष्णा। ठीक है, इनमें सबसे दक्षिण में। बोले जरा भैया इसके इस कावेरी नदी को लेके ना डिस्प्यूट चलता है आपका, और कौन कौन से राज्य, कौन सी यूटीज के बीच में, तो वो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पौंडीचेरी। ठीक है, डी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं आपके राज्य और यूटी से बहती कावेरी नदी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। और इसमें ये समझो तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में तो भैया बहुत ज्यादा भीषण जो है ये आपका डिस्प्यूट है। मतलब वो तो काफी ऐसा होता है कि भैया यहाँ के लोग भी जो है ना भिड़ जाते हैं, किसान लोग भिड़ जाते हैं कावेरी नदी को लेके। अब चलो बात कर ही रहे हैं, एक ज्योग्राफी का फैक्ट जान लो। जो पौंडीचेरी है ना, अब इसका नाम आप ये समझो पुडुचेरी भी हो चुका है। पुडुचेरी ये इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी जो भारत के आपके पश्चिम तट पे भी आपको देखने को मिलेगी और पूर्वी तट पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मैं मैप लेके आया था, एक सेकंड रुकिए। तो ये आप मैप देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा पुडुचेरी में ना 4 आपके जिले आते हैं। एक है माही पश्चिम तट पे, और पूर्वी तट में यनम, पुडुचेरी, कराईकल। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का भी नाम है, और उसमें एक जिला है उसका नाम भी पुडुचेरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। देखो होता क्या है ना, लोकसभा अपनी अलग मीटिंग करता है, राज्यसभा अपनी अलग मीटिंग करता है, लेकिन कभी इनके बीच में डिस्प्यूट हो तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदन के जो सदस्य ना साथ में बैठ सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है आपका ये प्रावधान करा गया, तो ये करा गया आपका आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, इस पे जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं जो लोकसभा के स्पीकर होंगे ना, लोकसभा के अध्यक्ष, वो बनेंगे इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब वो जो है स्पीकर का काम करेंगे, ना कि चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। फिर आगे देखो, आपके भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 आपका सूचियों का प्रावधान है। जो 3 आपकी विधि सूचियां हैं, लेजिस्लेटिव लिस्ट, कौन सी अनुसूची है? ये है आपकी 7वीं अनुसूची। इसमें प्रावधान करा गया है आपका यूनियन लिस्ट का,
केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट का राज्य सूची, और एक होता है आपका कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। इस पे सिर्फ आपका आप समझो केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकता है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, आपका केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है, जैसे रक्षा डिफेंस हो गया, ठीक है, करेंसी हो गया, पैसा हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए। स्टेट लिस्ट में आपका जैसे पुलिस है वो राज्य में आएगा, राज्य सूची में, हेल्थ है, स्वास्थ्य। कंकरेंट लिस्ट में जैसे जंगल हो गया, एजुकेशन, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसका 7th आपका शेड्यूल है, 7th अनुसूची है। फिर आगे देखो, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। देखो हमारे देश में संविधान में प्रावधान करा गया है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो राष्ट्रपति जी कोई हैं और सपोज कर लीजिए अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, मृत्यु हो जाए उन्हीं के ऑफिस के दौरान में, तो उस समय पे उपराष्ट्रपति जी जो है ना वो राष्ट्रपति का काम करेंगे। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा, तो करते हैं हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो संभालेंगे हमारे प्रेसिडेंट का काम, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें बात हो रही है कि अलग अलग एज दे रखी है, कौन से आपको जो है चुनाव लड़ने के लिए कौन से एज की जरूरत है। देखो अगर आपको 21 वर्ष के अगर हो गए और आपको अगर चुनाव लड़ने माने भोकाल बनाना है अपने आपके मोहल्ले में, तो आप सिर्फ पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो, पंचायत सदस्य के लिए आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, ठीक है। 25 वर्ष के हैं तो जो राज्य की विधानसभा होती है ना उसके लिए एलिजिबल है। 30 वर्ष के हो गए तो राज्य की विधान परिषद के लिए हो गए हैं, और 35 वर्ष हैं तो भारत के राष्ट्रपति। ये सिर्फ एलिजिबल हो, बन थोड़ा ना जाओगे, बनने के लिए तो भैया आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग आप समझो युवा नेता आप देखते होगे ना, लेके घूम रहे हैं बड़े नेताओं के पीछे आपके घूमे पड़े हैं, ठीक है, और मोहल्ले के लौंडों में भोकाल बनाते, लेकिन होता कुछ नहीं है उनका, बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी चाहिए होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाता है। एक चीज और समझो, अधिकारी बनना ज्यादा आसान है मंत्री बनने से, ठीक है। फिक्स सिलेबस है, कुछ करना नहीं है। देखो ए का आपका दूसरा हो गया, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का एक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। भैया किसके में आपका रहती सारी शक्ति, तो रहती है वो राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। ऑन पेपर की बात है, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो सारी शक्ति किसके पास है, तो प्रधानमंत्री जी के पास है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है, ओनली 1। फिर आइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या, भारत सरकार का, राज्य सरकार का नहीं, भारत सरकार का, तो ये है आपका यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, लीगल नेम यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, तो यह है आपका अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि देखो जो भी आपका टैक्स आ रहा है तो वो कैसे केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों के बीच में बटेगा, ठीक है, ये बताता है, ये एक रिपोर्ट देता है कि कैसे टैक्स को बांटना है, क्योंकि राज्यों को भी देना है टैक्स। फिर आइए, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। या संसद जो हमारा पार्लियामेंट किस किस जगह पे कानून बना सकता है, पूरे हमारे यूनियन के लिए बना सकता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही, भारत के संघ के लिए। फिर भारत का कोई भी प्रदेश या उप प्रदेश कोई टेरिटरी है उसके लिए भी बना सकता है, दूसरा भी सही है। फिर भारत में जो भारतीय लोग हैं, मान लो कहीं वो विश्व में कहीं रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी तो खरीदेंगे, जैसे शाहरुख खान के लंदन में फ्लैट है, दुबई में फ्लैट है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको अगर रेगुलेट करना उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को, तो वो भी कानून कौन बनाएगा, वो हमारी संसद बनाएगी। तो राज्य की कोई विधानसभा नहीं बना सकती है, जैसे यूपी में जो जहां योगी जी बैठते हैं विधानसभा, क्या वो कानून बना सकती है, नहीं, उसको अधिकारी नहीं दे रखा है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका प्रियम्बल है, इसमें न्याय के बारे में बात हुई रखी है, जस्टिस के बारे में, और कौन कौन सा जस्टिस बोला गया। तो एक चीज आज करना, एक चीज अभी जाके करना ये वीडियो के बाद, जो हमारी प्रियम्बल है ना, जो हमारी उद्देशिका है, उसको एक बार देखना जरूर, ठीक है। प्रियम्बल उद्देशिका को देखना है और हो सके तो याद कर लो, पूछी नहीं जाएगी और लिखने को नहीं आएगी, लेकिन उससे क्वेश्चन जो है ना इनडायरेक्टली बहुत बनते हैं। तो जो न्याय है ना हमारा वो है डी वाला, सामाजिक दे रखा है, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। देखो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है पार्लियामेंट, ये अपने हिसाब से कानून बनाती, जो यूनियन लिस्ट में जो कानून दे रखे हैं ना केंद्र सूची में, उसमें बनाती, जैसे डिफेंस हो गया, नागरिकता हो गया, ठीक है, सिटीजनशिप हो गया। और आपका जो राज्य हमारे वो किस पे कानून बनाते हैं, वो अपनी लिस्ट के, जो स्टेट लिस्ट है उसके हिसाब से।
पुलिस पे हो गया, कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं संसद हमारा राज्य सूची पे कानून बनाए, तो उसके दो ही तीन तरीके दे रखे हैं हमारे संविधान में। एक, राज्यसभा कोई प्रस्ताव ले आए, दूसरा इमरजेंसी लगी हो, तीसरा कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है आप उसको लागू करने के लिए आपका केंद्र सरकार जो है कानून अपना बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी वाला है। कौन से आर्टिकल के तहत है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाला। तो ये आपका 200 आर्टिकल 253। समझ में आ रहा है ना भैया? भाइयों बहनों बताइए जरूर एक बार। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज आल्सो बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, लोकसभा स्पीकर थे। उसके बाद में जिन्होंने सपोर्ट किया होगा जिस पार्टी ने, उनके साथ अच्छी आपका वो रही होगी दोस्ती, उन्होंने राष्ट्रपति का पद पे, क्योंकि वो देखो होता क्या है ना, राष्ट्रपति के पोस्ट पे आपका जितने भी केंद्र के संसद के जो आपके सांसद हैं इलेक्टेड, और जो विधायक हैं सारे राज्यों के, वो वोट देते हैं। होता ही है ना, जो पार्टी आपका केंद्र सरकार में रहती है ना, उसी वो जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करती है वही ज्यादातर जो है आपके राष्ट्रपति बनते हैं। तरीका क्या होता है एक बार कभी और समझा दूंगा। फिर आगे देखो, अभी जितना कराया जा रहा है सिर्फ उसी को ध्यान रखना, उसके अलावा नहीं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? अब देखो, राज्य की भैया विधानसभा की मीटिंग लगानी है, क्या ऐसा हो सकता है कोई आया एक ही जना आ रखा है तो एक ही जना स्पीकर और एक जना आपस में क्या बात करेगा? तो इसके लिए कम से कम कुछ सदस्य होने चाहिए। कितने? या तो भैया आपका 1/10 मेंबरशिप होनी चाहिए, 10 सदस्य, या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। जैसे मान लो 100 लोग हैं, तो 100 लोग का 10वां हिस्सा कितना हो गया? 1/10 इंटू 100, तो 10 लोग हो गए। मान लो 200 लोग हैं, तो 1/10 इंटू 200 आपके 20। यूपी में 403 402 के आसपास है, तो इसमें 40 सदस्य हो जाते हैं। फिर आइए, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई? देखो भैया ये क्वेश्चन बहुत आता है। जो 8वां अनुसूची है ना, मान इसको याद कर लो, कौन सी भाषा करी गई? इसको मैं एक बार आपको लिस्टिंग में दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा 8वीं अनुसूची है। अब इसमें जो मणिपुरी और नेपाली है ना, ये आपका 71st अमेंडमेंट 1992 से ऐड करा गया है। 1992 में एक्ट आया, तो 1993 में वो ऐड हुई। बस इतना ध्यान रखना है, अलग अलग भाषाएं कौन से संशोधन से ऐड हुई है, ठीक है। फिर आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा? मणिपुरी और नेपाली। नेपाली दे नहीं रखी, तो मणिपुरी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 8वीं अनुसूची जो है ना, इसको रट्टा लगा लेना, काफी काम की है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखो, पहला सही है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। फिर सामान्यतः मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद है, उनके जितने मंत्री हैं, उसकी बैठक में अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। योगी जी और जितने भी मंत्री, उनकी कोई मीटिंग हो रही है, कौन भैया अध्यक्षता करेगा? योगी जी करेंगे। फिर क्या सही है? जितने भी मंत्री हैं वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे, बिल्कुल सही। जो गलत है ना, वो आपका सी वाला है, ठीक है। क्यों? क्या बोला जा रहा है? गवर्नर सारे फंक्शन अपना मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, लेकिन ये गलत है। कुछ फंक्शन, ज्यादातर फंक्शन जो है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पे, मंत्री परिषद की सलाह, ठीक है, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरे मंत्री परिषद की सलाह पे। और कुछ फंक्शन जो है राज्यपाल के पास में डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी मतलब अपने विवेक के हिसाब से भी कुछ शक्ति उनके पास में है। जैसे किसी बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, जब मान लो किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो किसको आपका न्योता देना सरकार बनाने के लिए, तो ये गवर्नर के पास में अपने विवेक के हिसाब से शक्तियां होती हैं। फिर आइए आगे देखिए, अब इसमें आपका कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, मतलब डिसॉल्व नहीं होती, बिल्कुल सही है। विघटन इसका राज्यसभा का नहीं होता, परमानेंट चेंबर है, बिल्कुल सही। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों डिसॉल्व नहीं होते? क्योंकि 1/3 सदस्य, जितने भी 1/3 मेंबर है ना आपके 250 सदस्य में, वो हर साल जो है आपका रिटायर होते हैं, फिर नए इलेक्शन होते हैं। अगर सबको एक साथ कर दोगे तो फिर डिसॉल्व हो जाएगी ना, इसीलिए नहीं होती, क्योंकि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर। करेक्ट आंसर इसका ए वाला है। दोनों करेक्ट है और सही व्याख्या भी दे रखी है। फिर आइए, इसमें बोला जा रहा है इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट होता है। क्या आपने कभी वोट दिया? नहीं। आप देते हो एमएलए लोग को वोट और सांसद को वोट, वो इनडायरेक्टली देते हैं आपके किसको? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपने कभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करा होगा, जनता ने, हमारी भोली जनता ने, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। फिर क्या बोला जा रहा है? राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये गलत है। जो आपके एमएलए होते हैं ना राज्य के, एमएलए साहब, ये सिर्फ आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के चुनाव में जो है हिस्सा लेते हैं,
उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो दूसरा तो गलत है। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला। ठीक है, आगे देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल है 213। और राष्ट्रपति का अध्यादेश कैसे जारी होता है? आर्टिकल 123 के तहत। देखो होता क्या ना, कोई कानून पास कराना है तो होना क्या चाहिए ना, अगर जैसे हम उसकी बात करते हैं केंद्र सरकार की, लोकसभा से भी कराना है, राज्यसभा से भी कराना है। और यूपी के रिस्पेक्ट में बात करो, विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी। लेकिन मान लो ये दोनों आपके सत्र में है ही नहीं, सेशन में नहीं है, और उस समय कुछ जरूरत आ गई, तो कैसे आपका कानून बनेगा? तो फिर टेम्पररी कानून बनाया जाता है, जिसे हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या बोला जाएगा? अध्यादेश बोला जाएगा, अध्यादेश। ठीक है, टेम्पररी कानून होता है। वो कौन बनाते हैं? गवर्नर। किस आर्टिकल के तहत? 213 के तहत। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग भैया एस्टैब्लिश कैसे किया था? तो ये करा गया था संघीय मंत्री परिषद की भैया एक विशिष्ट प्रस्ताव से। ठीक है, सिर्फ रेजोल्यूशन से बना है, ना ही कानून से बना। बहुत लोग को लगता है कानून से बनाया गया, नहीं, ना ही संविधान में उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग क्या संवैधानिक बॉडी है? नो भैया, नहीं, संवैधानिक बॉडी नहीं है। क्या वैधानिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, ये है एक गैर वैधानिक बॉडी, ना ही कानून से बनी है, ना ही आपके संविधान के किसी संशोधन से, सिर्फ ये एक प्रस्ताव से बनी है। ठीक है, मेन काम नीति आयोग का काम तो काफी सारे, मेन काम ये समझो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ये आपका हेल्प करती है और योजनाएं सरकार को बताती है कि भैया कैसे होना चाहिए। इससे पहले जो वो था ना आयोग, उसको बोलते थे हम लोग योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, वो बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ में इस चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, डेली फॉलो करते रहा करो चैनल पे। अगर कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता किसी वीडियो का तो चैनल को क्लिक करो। ठीक है, और अपना ऊपर उस पर जहाँ चैनल सारे दे रखे हो तो उसको क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद में जाके देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना सब्सक्राइब के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे नहीं और आपकी हेल्प भी नहीं होगी। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। साथ में कंप्लीट तैयारी का पेड ग्रुप चल रहा है यूपी पीसीएस आरओ का, वो भी अगर आप लेना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।